हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जैक ने आप लोगों के लिए मॉडल सेट प्रश्न पत्र प्रारूप तैयार किया था और इसमें आप लोगों से 40 सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल उसने इस प्रारूप में पूछा था। बहुत से बच्चों ने बताया कि उनको तो पता ही नहीं है कि जैक ने कोई प्रारूप दिया था। अरे भैया, जैक ने आप लोगों को प्रारूप दिया था और इस प्रारूप में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को शामिल किया गया है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को नहीं पता है और आप लोगों ने नहीं देखा है इन सवालों को, तो ज़रूर देख कर जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहे। तो शुरू करते हैं। देखिए, अब सवाल में आप पूछेंगे हम सवाल आपसे, लेकिन आप लोग इसका जवाब दीजिएगा और इसके बाद जो है आप लोग लास्ट में बताइएगा कि कितना में कितना आपका नंबर आया है। ठीक है। हाँ, वह राज्य जहाँ के राजनीतिक सत्ता उसके सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग राष्ट्र राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? राष्ट्र राज्य कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, देखिए हमारा, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया है बिस्मार्क ने। सबको पता है कि बिस्मार्क ने किया है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो थी उसकी रचना किया था महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। मैं आपसे कह रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है 1930 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? तो वृहत उत्पादन का व्यवस्था जो है वो अमेरिका में आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहते हैं? तो एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को हम लोग क्या कहेंगे? सिल्क मार्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? सिल्क मार्ग कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भारत में जो पहली जूट मिल स्थापित की गई थी वो बंगाल में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 में कहिए, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग होगा, रसायन होगा, या फिर चीनी, या फिर लौह? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लौह इस्पात उद्योग जो है विश्व का सबसे बड़ा उद्योग होता है। क्या होता है? लौह इस्पात उद्योग। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लगाया गया था? तो भारत का जो पहला प्रिंटिंग प्रेस था वो पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का क्या नाम है? यानी जापान में जो सबसे पुराना पुस्तक को मुद्रित किया गया था, छापा गया था, उसका नाम आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायमंड सूत्र। कौन था? डायमंड सूत्र था। याद रखिएगा, जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम क्या था? डायमंड सूत्र। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बेल्जियम में मुख्य रूप से जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है डच और फ्रेंच। डच और फ्रेंच बोली जाती है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, आपको बताना है कि संघात्मक सरकार जो होती है वो किस देश में है? चीन में है, भारत में है, फ्रांस में, या फिर जापान में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड जो देश है हमारा वो कैसा है? ईसाई बहुल, मतलब ईसाई बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, हिंदू बहुल, हिंदू बहुत ज़्यादा है, इस्लाम बहुल, इस्लाम के लोग जाने बहुत ज़्यादा हैं, या फिर सिख बहुल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईसाई बहुल है। क्या है? ईसाई लोग वहाँ पे क्या रहते हैं? ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, राज्य के विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? 4% से कम है, 5% से कम है, 7% से कम है, या फिर 10% से कम है? राइट आंसर हो जाएगा 5% से कम है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, 5% से कम है। याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है? धर्म प्रधान है, हिंदू है, मुस्लिम है, धर्मनिरपेक्ष है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मनिरपेक्ष है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है? राजतंत्र, लोकतंत्र, सैनिक तातर तानाशाह? तो लोकतंत्र की जो सरकार होती है वो सबसे बेहतर मानी जाती है। भारत में लोकतांत्रिक सरकार की कितने अंग होते हैं? तो भारत में जो लोकतांत्रिक सरकार के अंग है वो 3 अंग है। ठीक है। चलिए, कितने अंग है? 3 अंग है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत जो है वो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। क्या है बाबू? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 में 22 भाषाओं को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? तो 22 भाषाएं जो है भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची में रखा गया है। किस में रखा गया है? 8वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है धार्मिक आधार पर डैश सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। तो धार्मिक आधार पर क्या? राजनीति। क्या? नेक्स्ट सवाल है हमारा, कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो पारित किया गया वो 2005 में पारित किया गया था, अक्टूबर 2005 में। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय मतलब कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हम लोग मनाते हैं 24 दिसंबर को, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वो क्या कहलाता है? तो जिस देश की जो प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है ना बाबू, उस देश को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस देश को हम लोग विकसित देश कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? विकसित देश कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, तृतीय क्षेत्रक का दूसरा नाम क्या है? यानी जो तृतीय क्षेत्रक है उसको हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है हमारा, क्षेत्र जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोगों को पता है 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। अगला सवाल है हमारा, ऋण के अनियमित स्रोत में कौन कौन है? तो ऋण के अनियमित स्रोत में आपको बताना है कौन कौन आता है। तो ये आता है व्यापारी और शाहूकार। कौन आएगा? व्यापारी और शाहूकार जो है अनियमित स्रोत में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत में मुद्रा जारी कौन करेगा? तो भारत का जो मुद्रा जारी करता है वो रिजर्व बैंक करता है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई करेगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में से किसको वैश्वीकरण का सबसे कम लाभ हुआ है? कृषि को, सेवा को, द्वितीय क्षेत्र को या फिर उद्योग को? तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि को। कृषि को जो है बहुत कम लाभ हुआ है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाएगा, राष्ट्रीयकरण कहलाएगा, उदारीकरण या फिर निजीकरण? राष्ट्रीय आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा और वैश्वीकरण। ठीक है। घरेलू अर्थव्यवस्था को और विश्व के साथ उसको अगर जोड़ देंगे हम लोग तो क्या कहलाएगा? वैश्वीकरण कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुड़ मृदा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठारी भाग है? ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा 27%। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य अमेरिका में झूम की जो कृषि है उसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है। याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सुनहरा रेशा किस फसल को कहते हैं? सुनहरा रेशा जो है गोल्डन, उसको कहते हैं हम लोग जूट को। किसको कहते हैं? जूट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किसने कहा कि बांध आधुनिक भारत का मंदिर है? किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य बताना है आपको यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? तो भारत के जूट उत्पादन में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये आप लोगों को तो पता ही है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो रिस्का से रिस्क हमने बताया था कहाँ जाना में रिस्क है, तो राजस्थान जाने में रिस्क है। तो मैंने बताया था आपको। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में परिवहन में से किस प्रकार का निम्न में परिवहन के प्रकार कौन से हैं? स्थल परिवहन है, जल परिवहन है, वायु परिवहन है, उपरोक्त में से सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। सभी यहाँ पे परिवहन ही दिखाया गया है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया? तो सीमा सड़क संगठन का जो उद्घाटन किया गया था वो 19। प्रारूप में ही आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया है। ठीक है। अब प्रारूप में कौन कौन सा सब्जेक्टिव है उसको ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहला सवाल में पूछा गया है पिकेटिंग क्या है? तो प्रदर्शन या विरोध या ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? पिकेटिंग बोलते हैं। बात समझ में आए ना? हाँ। मेटरनिक युग क्या है? देखिए, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो घोर प्रतिक्रियावादी था। वो अपने राज्य को किसी भी प्रकार का सुधार के पक्ष में नहीं था। ठीक है। बात समझ में आए कि नहीं? उसकी नीति शासकों को करो लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होने दो। ठीक है। 1815 में 1848 तक काल का यूरोप इतिहास में मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। यानी थोड़ा अजीब किस्म का ये था, मतलब शासन तो करना है लेकिन कोई परिवर्तन नहीं लाना है। ठीक है। ये उसका सोच था। बात समझ में आएगी नहीं? सिर्फ बैठ के खाते रहो।
तो ये मैटरनिक युग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान में रखना है आप सभी को, ठीक है। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। तो बाबू, सत्ता शासन की व्यवस्था जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की समान भागीदारी होती है, उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, कह रहा है दबाव समूह से आप किसे कहते हैं। तो दबाव समूह क्या है। दबाव समूह एक ऐसा संगठन है जिसमें कुछ लोगों द्वारा अपनी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, यानी कि कुछ ही लोग उसको मिलकर बनाएंगे और कोई उसका एक उद्देश्य होगा उसको बनाने का, कोई उसका लक्ष्य होगा। इनका राजनीतिक पर प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होता है, परंतु ये अपनी नीतियों से राजनीति को प्रभावित करते हैं। मतलब वो लोग राजनीति में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ अपना लगा करके वो लोग जो है अपना बात मनवाना चाहते हैं, ठीक है ना। वही हो गया। गहन कृषि क्या है, देख लीजिए। तो गहन कृषि जो है, गहन कृषि या सघन कृषि की जीविका कृषि का एक प्रकार है। मतलब आपको लिखना है कि गहन कृषि भी कृषि का क्या है, एक प्रकार है, जिसे भूमि पर अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाता है। भूमि पर कहाँ जाएगा, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाएगा। श्रम साध्य कृषि है, जहाँ उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। चलिए, इसको याद नहीं करना है, इसको सिंपल में हम आपको बता देंगे गहन कृषि क्या होता है। सिंपल सा बात है, ये कृषि का एक प्रकार है जिसको उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता है, और इसमें रासायनिक रासायनिक में क्या हो गया, खाद उद जो होता है ना उसका और सिंचाई का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। बस इतना सा बात आपको दिमाग रखना, उसी को कहते हैं गहन। बात समझ में कि नहीं, गहन कृषि। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में कृषि आधारित प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कृषि आधारित उद्योग एक तरह का ऐसा उद्योग है जिससे कच्चा माल किसानों के खेतों से आता है। कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योग है, बात समझ में आया। यानी फैक्ट्री तो है, द्वितीय क्षेत्रक तो है, लेकिन वहाँ का जो कच्चा माल होगा ना वो डायरेक्ट किसानों पर निर्भर करेगा, खेतों से उठ कर आएगा बाबू, ठीक है। तो वो होता है कृषि उद्योग। कौन कौन से कृषि उद्योग हो गया, चीनी उद्योग। देखिए चीनी उद्योग क्या होगा, कृषि उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, कपड़ा चाहिए ना आपको, तो धागा होगा कहाँ से आएगा, खेत से आएगा। वनस्पति तेल उद्योग, रबर उद्योग, दुग्ध व्यवसाय उद्योग, खाद बीज उत्पादन उद्योग, पशु आहार उद्योग, ठीक है। देख रहे हो, सभी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका कि औसत आय से आप क्या समझते हो। तो जब देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग करते हैं तो उस प्राप्त राशि को हम लोग क्या बोलेंगे, औसत आय बोलेंगे। औसत आय बराबर जो फॉर्मूला होता है, देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या। बात समझ में आएगी कि नहीं, सिंपल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो ऐसी गतिविधि जहां प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं का प्रयोग में लाया जाता है उन्हें हम प्राथमिक क्षेत्र गतिविधियां कहते हैं। शुरू से आप लोग जान रहे हो इसको। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुँच गया, इसकी व्याख्या करना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। कह रहा है कि 18वीं सदी के अंत के पूर्व तक गुजरात सूरत बंदरगाह बंगाल की खाड़ी लाल सागर बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। 1750 के दशक के पश्चात इस बंदरगाह पर भारतीय सौदागरों का नियंत्रण ढीला पड़ गया, यानी कि वो लोग अब उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण भारत में यूरोपीय कंपनियों के प्रभाव में निरंतर वृद्धि होती जा रही थी। यूरोपीय कंपनियों द्वारा व्यापार पर इजारादारी अधिकार हासिल कर लेने से सूरत और हुगली दोनों बंदरगाह कमज़ोर पड़ गए, जिससे इन पर होने वाले व्यापार के नाटकीय ढंग से कमी आई। 1740 में के दशक में इस बंदरगाह पर होने वाला व्यापार 16 करोड़ से गिरकर केवल 30 लाख रह गया। दूसरी ओर बम्बई के नए बंदरगाह के रूप में उभर आए थे। दूसरी ओर बंदरगाह बम्बई जो है वो नया बंदरगाह के रूप में उभर आए, यही सब कारण था कि वो सूरत बंदरगाह जो हाशिए पर पहुंच गया। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, कह रहा है कि कॉर्न लॉ समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो कॉर्न लॉ, देखिए यहाँ पे कॉर्न लॉ क्या था कि ब्रिटिश संसद ने 19वीं शताब्दी में जो कानून को अपने भूस्वामियों के हितों की रक्षा के लिए पास किया उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता था। इन कानून के द्वारा विदेशों से आने वाला मक्का आयात पर पाबंदी लगा दी गई थी। परिणाम स्वरूप जब खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान लोगों ने हाहाकार मचा दी तो ब्रिटिश सरकार ने कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दिया। कॉर्न लॉ क्या था, क्यों समाप्त किया गया, इसको याद। नेक्स्ट जो है उसके उसी में आपको लिखना है कि कानून हटाने के बाद क्या महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। तो ये सब 3 प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ा था। खाद्य सामग्री सस्ती हो गई थी, जिससे साधारण और गरीब जनता को खूब लाभ मिल रहा था। खाद्य पदार्थ सस्ते दामों में ब्रिटेन आने लगे थे, वहाँ के भूस्वामी बर्बाद हो गए। खेती करने वाले बहुत से किसान बेरोजगार हो गए और लोग नौकरी की तलाश में शहरों की ओर जाने लगे थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये सवाल पूछा गया, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट। सामाजिक विभाजन किस तरह राजनीति को प्रभावित करती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ कर जाइएगा आप लोग, ठीक है। हम इसको पढ़ेंगे नहीं, बस इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ पे,
सबसे पहले आप लोग या तो वीडियो रोक कर लिख सकते हैं जिसको लिखना होगा, लेकिन लिखने से समय बर्बाद होगा आपका। आप वीडियो रोक कर इसको पढ़ लो, ठीक है। हम पढ़ेंगे तो समय बर्बाद होगा आपका। दूसरा है आपको यहाँ इसको उदाहरण को भी पढ़ना है, ठीक है। दिमाग में रहेगा तो कुछ तो आप वहाँ पे बनाकर आप आ पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार के द्वारा कृषि उत्पाद में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए गए हैं। इसको सिर्फ पढ़ लीजिएगा, लेख के जैसा पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आपको लिख के आना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद सबसे पहले जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, ये क्या होता है इसको पढ़ लेना है आपको। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खेतों की चकबंदी, ठीक है, तो इसको पढ़ लेना है आपको। नेक्स्ट है हाइब्रिड बीजों का प्रयोग, इसको भी पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। खाद एवं उर्वरक का प्रयोग, इसको भी पढ़ लेना है। कीटनाशकों का प्रयोग, ये सब किया गया था, ठीक है। कृषि में आधुनिक तकनीक का प्रयोग, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन तो लिखना ही है आपको वहाँ पे, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद लास्ट में ये भी आपको लिख लेना है किस तरह से जो है किया गया था परिवर्तन। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अब यहाँ पे दिख रहा है हमें, सड़क परिवहन का 3 गुण आपको बताना है। तो 3 गुण आपको बताना है सड़क परिवहन के। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को सेटल कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। या नहीं तो आप वीडियो रोक कर इसको पढ़ लो, ठीक है ना। पढ़ लो सिर्फ, बहुत कहिए, या रट्टाफिकेशन का समय नहीं है अब आपके पास। वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को पढ़ कर जाना होगा, ठीक है। आप उपभोक्ता के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ठीक है। इसको तो आप लोगों को करके ही जाना होगा, चाहे आप रट के जाओ चाहे करके जाओ। तो यहाँ पे देखिए मैंने लगा दिया आपको स्क्रीन पर, आप इसका एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट ले लो। अगर स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत हो रहा है तो 2 बार में स्क्रीनशॉट लो, पहला 3 पॉइंट ले लो और फिर उसके बाद नीचे कर देते, फिर यहाँ से आप ले लो, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग प्रश्न में अगर हम बात करें तो मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किस प्रकार मदद करी। ये सवाल आप लोगों ने पहले से ही कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 2-3 पॉइंट का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर हम यहाँ से आप पूरा स्क्रीनशॉट इसका मार सकते हो, ठीक है। यानी तो वीडियो रोक करके भी आप इसको उतारना है तो उतारो, उतारोगे तो समय बर्बाद होगा और हम क्या बोलें। उसके बाद आपको यहाँ से भी उतारना होगा, इस तरफ भी है आपका, ठीक है। उसी का आंसर है मुद्रण संस्कृति का। यहाँ से भी 2 पॉइंट को यहाँ से उतारो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नीचे से आप इसको भी उतार करके स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। सारा का सारा आपके सामने है। नेक्स्ट सवाल में देखिए कह रहा है कि भारतीय संघीय शासन प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन करना। तो भारत का जो संघीय शासन प्रणाली है उसकी खूबियाँ बताना है, उसकी बड़ाई करना है आपको, ठीक है। क्या क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से पॉइंट नंबर 1, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का क्या वैल्यू है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद है लिखित संविधान, इसके बारे में बताना है कि यहाँ का संविधान लिखित है। नेक्स्ट है कठोर और लचीला संविधान, इसके बारे में बताना है। शक्तियों का विभाजन, इसके बारे में बताना है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता, इसके बारे में बताना है। सबको पढ़ लो, ठीक है। वीडियोज़ रोक करके स्क्रीनशॉट लेते जाओ और पढ़ते जाओ। इकहरी नागरिकता, ठीक है, इकहरी नागरिकता, इसके भी पढ़ लीजिएगा। ये सब पॉइंट आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है आपका मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या कैसे समाधान करती है, उदाहरण सहित व्याख्या करना है। इसको आप स्क्रीनशॉट लो यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ लेना है आपको। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसी का आंसर है यहाँ पर भी, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो उद्योग होते हैं बाबू, वो पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, तो इसको भी आप पढ़ लोगे ना तो अपने से लिख लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।